हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2020 की योजना मैगज़ीन जो कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होती है, उसका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट पहले से ही चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसे जा कर के देखिए। उसके अंदर 70 से 80% कोर्स पहले ही कवर हो चुका है। अब इस पीडीएफ में कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं ये पूरी पीडीएफ पढ़ चुका हूँ और कुछ खास नहीं है। इससे पिछला आर्टिकल भी हमने पिछली वीडियो में नहीं पढ़ाया था और आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल था इसके अंदर कुछ भी काम का नहीं दिया हुआ है। मीडिया गवर्नेंस, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। इथिक्स इन जर्नलिज्म, ओके। उससे अच्छा आर्टिकल ये है, फोर्थ एस्टेट की यहाँ पर बात हुई है। तो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जाइए सब्सक्राइब करके आइए, तभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, होप यू हैव डन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए कि ये कोई क्रोनोलॉजी में लिखी हुई कोई कहानी नहीं है कि आप एथिक्स इन जर्नलिज्म को मज़े में पढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स बहुत सारे दिए हैं और आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप अपने जीएस पेपर 4 या जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के सेक्शन में यूज़ कर सकें, उसको वहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। जैसे ये वाली कोट देखिए आप, द सोल एम ऑफ जर्नलिज्म शुड बी सर्विस। तो जर्नलिज्म का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, वो है सर्विस। द न्यूज़पेपर इज़ अ ग्रेट पावर। न्यूज़पेपर अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, बट जस्ट एज एन अनचेंड टूरेंट ऑफ वाटर सबमर्ज होल कंट्री साइड एंड डिवास्टेटेड ग्रोप्स, इवन सो एज अनकंट्रोल पेन सर्व्स बट टू डिस्ट्रॉय। तो ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। इस आखिरी लाइन का क्या मतलब है ये हम अभी समझेंगे जब हम इस पीडीएफ को पढ़ रहे होंगे। तो ये लाइन आप अपने यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी जर्नलिज्म की बात आए तुरंत एक हेडिंग बनाइए और ऊपर इस जो लाइन को है डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि महात्मा गांधी जी ने कहा है जर्नलिज्म को एक अनचैंड टूरेंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए। इसका मतलब होता है, दिस सिंपली पुट मीन्स दैट जर्नलिज्म मस्ट बी सोशली रेस्पॉन्सिबल। मीन्स जर्नलिज्म को ऐसा होना चाहिए कि वो समाज की सेवा के रूप में काम कर सके, सर्व द पीपल, लोगों की सेवा कर सके अपनी भक्ति से, एंड एजुकेट देम, और उन्हें जो है एजुकेट भी करे। देखिए, न्यूज़पेपर का काम सिर्फ न्यूज़ प्रोवाइड कराना नहीं होता है, लोगों को अपने आसपास की चीज़ों से जोड़े रखना भी होता है, उनको जानकारी प्रदान करते रखना भी होता है। वाइल अवॉइडिंग सेंसेशनलिज्म, डिस्टोर्शन एंड मैनिपुलेशन। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, डिस्टोर्शन को अवॉइड करें और मैनिपुलेशन ना करें न्यूज़ के साथ, जैसा कि आजकल हो रहा है। पूरा का पूरा अनइथिकल जर्नलिज्म आज चल रहा है। और फैक्ट्स इन द न्यूज़ रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश होती हैं तो सिर्फ टीआरपी के चक्कर में आप कुछ भी छाप देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जर्नलिज्म का मतलब होना चाहिए सोशली रेस्पॉन्सिबल, सर्व द पीपल बाय डिवोशन एंड एजुकेट दैम, एंड नॉट कंप्रोमाइज़ विद द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द जर्नलिज्म फॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के चक्कर में एथिक्स को नहीं भूल जाना है। ओके। तो ये यहाँ पर इस चीज़ का मतलब था कि क्या मतलब होता है अनचैंड इस स्टैंड अनचैंड टूरेंट ऑफ वाटर का। तो ये मतलब होता है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये देखिए, जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है कि जर्नलिज्म का काम क्या होता है। ये एज अ वॉचडॉग काम करता है, सरकार के सभी कामों की ये सराहना भी करता है, अगर अच्छा काम किया है उसको मॉनिटर भी करता है, इन्वेस्टिगेट भी करता है, क्रिटिकली एग्जामिन भी करता है। ठीक है। तो ये सब इसके की ऑर्गन्स हैं। एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड इवेल्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ दो इन द पब्लिक ऑफिस एंड होल्ड्स देम अकाउंटेबल। तो न्यूज़पेपर में अगर कुछ भी गलत होता है तो वो सबसे पहले आता है और फिर अकाउंटेबिलिटी बनती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कि वो उसका जवाब दें। ऑलराइट। तो ये एक अच्छे न्यूज़पेपर के काम है, उसको ये सब नहीं करना चाहिए, सेंसेशनलिज्म, डिस्टोर्शन, मैनिपुलेशन। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए एथिकल स्टैंडर्ड्स की। तो ये बातें महात्मा गांधी के ऊपर ही कही गई हैं कि वो ये सब मानते थे। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, देखिए मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक फेमस बात कही थी कि 4 हॉस्टाइल न्यूज़पेपर्स आर मोर टू बी फियर देन 1,000 बोनेट्स। मीन्स हज़ारों तलवार दिखाने से अच्छा है कि 4 अच्छे न्यूज़पेपर आप दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो लोग ज़्यादा जो है डर पाएंगे। अगर आपको किसी को डराना है, जैसे पब्लिक ऑफिशियल्स है उसको अकाउंटेबल करना है, तो फिर आप तलवार से काम ना चला करके सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही काम में ले लें तो भी चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद नन कैन फॉरगेट फेमस उर्दू पोएट अकबर अलाहाबादी। तो अब आप अकबर अलाहाबादी की ये वाली लाइन देखिए, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
मीन्स डोंट पुल एन एरो और अ शोड पब्लिश अ न्यूज़पेपर व्हेन कन्फर्मिंग ए कैनन। मतलब आप कितनी भी बड़ी परिस्थिति के सामने खड़े हों, न्यूज़पेपर ऐसा काम कर सकता है कि एक बड़ी से बड़ी तोप भी ये काम ना कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी लाइंस हैं, देखिए इनको यूज़ करेंगे नंबर तभी मिलेंगे, ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले। फिर न्यूज़पेपर को सोशली रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये बात हमने पहले ही जो है यहाँ पर डिस्कस कर ली। उसके बाद ये देखिए क्या होता है जर्नलिस्टिक एथिक्स। जर्नलिस्टिक एथिक्स आर बेसिकली ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर्ड फॉर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। मीन्स प्रोफेशनल जर्नलिस्ट अपना धर्म अपना कर्म ना भूल जाएं, उसके लिए ये होता है जर्नलिस्ट एथिक्स। इट डील्स विद कंडक्ट, ये उनके व्यवहार को, उनके चरित्र को, एंड हिज बिहेवियर ऑफ अ जर्नलिस्ट। तो ये उनको कंट्रोल करता है कि एक जर्नलिस्ट का बिहेव कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र, उसके आदर्श किस तरह के होने चाहिए, उसका मकसद क्या होना चाहिए, उन सबको करता है कन्वर्ट जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड हाउ शी या ही वर्क्स बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द न्यूज़ गैदरिंग एंड डिसेमिनेट प्रोसेस। तो पूरी न्यूज़ को वो प्रकाशित करने के समय, जब तक उसने इकट्ठी की और उसको प्रकाशित करने के समय उसे किस तरह के सिद्धांतों का पालन करना है, ये बताता है जर्नलिस्टिक एथिक्स। अब जर्नलिस्टिक एथिक्स के साथ दिक्कत ये है कि ये नॉन मैंडेटरी प्रिंसिपल्स होते हैं। नॉन मैंडेटरी प्रिंसिपल्स का मतलब है कि जैसे कोई भी न्यूज़ कंपनी है, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, तो वहाँ पर इन प्रिंसिपल्स को मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। मीन्स अगर एक जर्नलिस्ट चाहता है कि वो कुछ गड़बड़ करे तो वो कर सकता है और उसके ऊपर कोई पेनल्टीज़ भी नहीं लगेंगी। नॉन मैंडेटरी है, कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स होता है नहीं होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये वॉलंटरी प्रोग्राम है, किसी का मन कर रहा है अच्छा होने का, अपने आचरण को सुधारने का, अपने व्यवहार को सुधारने का, अपने काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहने का, तो वो करे, नहीं कर रहा है ना करे। डिसीजन टू अडोप्ट दैम, तो सिर्फ जर्नलिस्ट जो होते हैं उन्हीं पर ही छोड़ा गया है ये डिसीज़न कि वो इसको फॉलो करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। बट गिवन द नॉन मैंडेटरी एंड वॉलंटरिंग नेचर ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स, अब ये तो वॉलंटरी है, आप यूज़ करो या मत करो, तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेज़ आती हैं जिनमें कि जर्नलिस्टिक एथिक्स का वायोलेशन मिलता है। मींस बहुत सारे जर्नलिस्ट इसको फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो न्यूज़ को इधर घुमा फिरा करके पेश करते होंगे टीआरपी वगैरह के चक्कर में। तो इसी चीज़ को कहा गया है कि पहले तो इसको मैंडेटरी आपको कर देना चाहिए हर एक न्यूज़ चैनल के लिए। उसके बाद ये एक टर्म है येलो जर्नलिज़म। इस टर्म को आपको यूज़ करना है जब भी जर्नलिज़म का वर्ड आपके पास आए। ठीक है, येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है कि आपने जो न्यूज़ पब्लिश की है आपने उस पर ढंग से रिसर्च नहीं की। ठीक है, अनरिसर्च्ड या लेस रिसर्च्ड न्यूज़ हम येलो जर्नलिज्म को कहते हैं। ये बहुत ही घातक होती है। ठीक है, देखिए जैसे कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, उसी तरीके से अगर आप येलो जर्नलिज्म को प्रमोट करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा। जैसे निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ येलो जर्नलिज्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, कि जो दो रिलीजन है उनके बीच में क्लैशेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप न्यूज़ को अच्छे से पब्लिश नहीं करते हैं, पूरी रिसर्च के साथ नहीं पब्लिश करते हैं। इन द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1922 द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स एडोप्टेड ए सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले अमेरिका में एथिकल प्रिंसिपल्स अपनाए गए, इनको कहा गया हमने कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म, विच वॉज लेटर रिवाइज्ड एंड रीनेम्ड एट स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स इन 1975। तो 1975 में इनका नाम बदल कर दिया गया। अभी तक ऐसे प्रिंसिपल्स इंडिया में मौजूद नहीं है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के नाम पर CSR हमारे पास है बस। द ASNE प्रपोज्ड 6 की प्रिंसिपल्स। तो ये जो सोसाइटी थी आपकी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स, इन्होंने कहा कि 6 प्रिंसिपल्स तो हर एक जर्नलिस्ट को अपनानी है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसकी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ट्रूथ एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए, इम्पार्शलिटी। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के बारे में या एक ही इंसान के बारे में या प्रो पार्टी आप सपोर्ट करे चले जा रहे हैं, एंड फेयर प्ले। तो ये 6 प्रिंसिपल्स यहाँ पर बताएं, आप यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया में भी इस तरह के प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ऑलराइट, फिर यहाँ पर आइए, इट वाज अराउंड दिस टाइम दैट आइडियाज़ लाइक ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ट्रूथ, एक्यूरेसी, इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस स्टार्टेड गेनिंग क्रेडेंस इन द प्रोफेशन एंड जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस। तो ये जो प्रिंसिपल्स अभी अभी बताए गए 6 से, ये आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और इंडिया में इनको यूज़ करना चाहिए। तो इंडिया में किस तरीके से जर्नलिज्म को सुधारना है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर डालिए कि इस तरीके से सुधारना है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए
गांधी जी ने ये भी कहा कि एक अनकंट्रोलेबल पेन क्या कर सकती है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक अनकंट्रोलेबल पेन अनइथिकल जो है समाज वो क्रिएट कर सकती है। अनकंट्रोलेबल पेन का मतलब है आपका जो मन कर रहा है आप वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर का आपके काम का नहीं था, ये लाइन आप यहाँ पर देखिए, बट वन कैन रेगुलरली ऑब्जर्व द इंस्टेंट ऑफ वायोलेशन ऑफ एथिकल नॉर्म्स। तो एथिकल नॉर्म्स जो हैं वो एक तो है ही नहीं, ऊपर से जो है उनका भी वायोलेशन देखने को मिलता है। वो सिद्धांतों का पालन नहीं होता, जैसे पेड न्यूज़, आपने पैसे लिए और गलत खबर भी आप छाप देंगे, ठीक है। फिर फेक न्यूज़ का तो सिलसिला बहुत ही ज़्यादा हो गया है, एंगेजिंग सेंसेशनलिज्म, उसके बाद एंड एग्जैगरेटिंग ट्राइबल स्टोरीज, रनिंग मिसलीडिंग हेडलाइंस, मींस ऐसे गलत हेडलाइंस बना करके मिसलीड करना, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर देना, डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट्स चेंज करना, ओपनली टॉकिंग साइट्स, बायसनेस इन द रिपोर्टिंग, ठीक है। उसके बाद मीडिया ट्रायल्स आउटलेट्स, ठीक है, लॉबिंग फॉर पर्सनल गेन के लिए आपको ब्लैकमेलिंग करना, मैनिपुलेटिंग न्यूज स्टोरीज, एंगेजिंग इन मैलिशियस एंड डिफेमेटरी रिपोर्टिंग, रनिंग प्रोपागेंडाज। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिल रही हैं। अगर आपको देखने को नहीं मिल रही हैं तो फिर आप मीडिया को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र से देख रहे हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। आज का जो मीडिया है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, अनइथिकल हो चुका है। It may be noted that like many other liberal democracies, India to recognize the primacy of the freedom of press। तो हमारे पास भी फ्रीडम ऑफ प्रेस हमने दी हुई है, एंड अलाउ द सेल्फ रेगुलेशन ऑफ न्यूज़ मीडिया को भी सेल्फ रेगुलेशन हमने दी हुई है। उसके बाद जो एक मेन पॉइंट आपके प्री के लिए यहाँ से निकलता है वो ये है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको कुछ कथन दे दिए जाएंगे, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैचूटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई थी। ये वॉचडॉग करती है ऑफ द प्रेस, फॉर द प्रेस एंड बाय द प्रेस। मींस जो इंडिया में जितनी भी प्रेस काम कर रही हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, क्या काम करती हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वो सब चेक करती है पीसीआई। इट्स टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स आर सेफ गार्डिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रेस ख़त्म ना हो जाए उसको देखना, एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, और अच्छी न्यूज़ और जो न्यूज़ के क्षेत्र में गड़बड़ी हो रही हैं उनको रोकना इसका काम है। इट वर्क्स ऑन द प्रीमाइस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन ऑफ प्रिंट मीडिया बट हैज़ नो प्यूनिट। तो दिक्कत यही है कि इसके पास प्यूनिटिव पावर्स नहीं है, मींस अगर इसने पकड़ लिया कि द हिंदू कुछ गलत काम कर रहा है तो फिर ये दंड नहीं दे सकता, ठीक है। अब दंड नहीं दे सकता तो क्या कर सकता है, ये केवल सेंश्योर कर सकता है, चेतावनी दे सकता है, आस्क कर सकता है, मींस ट्रायल हो सकता है, टू इशू एपोलोजाइज एंड करेक्शंस, कि भाई इन्हें सुधारो जो भी आपने गलती की है, पर दंड नहीं दे सकता। प्यूनिटिव मेजर्स यहाँ पर नहीं है। इट हैज़ ऑल्सो पुट अ डिटेल्ड 161 पेज लॉन्ग नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट। तो इनके अपने एक नॉर्म्स भी हैं जो इन्होंने पब्लिश किए हैं कि सभी जर्नलिस्ट को ये सब अपनाने हैं, नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट, ओके। उसके बाद हमारे पास एक और बॉडी है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये क्या करती है, ये न्यूज़ चैनल्स को देखती है। वो न्यूज़पेपर के लिए थी, पब्लिशन के लिए थी, प्रिंट के लिए थी, ये आपकी टीवी चैनल्स के लिए हैं। तो इनके भी अपने कोड हैं, कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स। आप क्या टीवी पर दिखा सकते हैं और क्या नहीं दिखा सकते, ये लोग चेक करते हैं, NBSA, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ओके। अब एक मेन पॉइंट ये है कि लाइक द पीसीआई, जैसा पीसीआई है उसके पास नॉन प्यूनेटिव पावर्स, मतलब वो दंड नहीं दे सकती। NBSA 2 इज़ हेडेड बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये दोनों की दोनों बॉडीज़ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा ही हेड हो सकती हैं, एंड इट्स अदर मेंबर्स कंप्राइज वेल नोन पीपल बिलोंगिंग टू द सिविल सोसाइटीज़। तो अदर मेंबर्स भी ऐसे नहीं है कि लोकल लोगों को उठा लिया गया है, वेल नोन पीपल होते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, ओके। फिर ये जो NBSA है इसके पास पावर है इम्पोजिंग अ फाइन। तो PCI तो इस तरह का कोई फ़ाइन इम्पोज नहीं कर सकती, लेकिन MBSA फ़ाइन इम्पोज कर सकती है ₹1,00,000 का अगेंस्ट द इरान चैनल, अगर कोई चैनल घपला करता हुआ दिख गया तो, ओके। तो NBSA और PCI में अंतर आपको पता चल गया होगा। इसके पास प्यूनेटिव पावर्स हैं, उसके पास प्यूनेटिव पावर्स नहीं है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का अपना एक एक्ट है, केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, जिसके हिसाब से अभी अभी सुदर्शन न्यूज़ चैनल को इन्होंने परमिशन भी दिलवा दी थी, जबकि ऐसा कुछ इसके अंदर
जो है वो इस एक्ट को अमेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसके अंदर दिए प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टाइजिंग कोड, मीन्स आप किस चीज़ का एडवर्टाइज़ कर सकते हो, किस चीज़ का एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये आ गया कि ऐसा नहीं है इंडिया में कुछ भी नहीं है, हमारे पास कई बॉडीज़ हैं लाइक एडिटर गाइड ऑफ इंडिया, एनबीए एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी हैं लाइक पीसीआई। ठीक है, तो ये सब इंडिया में इथिकल जर्नलिज्म को प्रमोट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये देखिए कि ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है जो एब्सोल्यूट हो, मीन्स अपने आप में पढ़ो आर्टिकल 19(1) में हमारी कुछ फ्रीडम दी हुई है, लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 में उन पर अपवाद भी दिए हुए हैं कि इन सिचुएशन में आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह का एक थोड़ा सा जो एब्सोल्यूट ना होने का है, मीन्स कुछ रेस्ट्रिक्शन जर्नलिज्म के ऊपर भी लगानी चाहिए। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देखिए सिर्फ इसमें इतने ही पॉइंट काम के थे, अगर आपको लगता है कि और पॉइंट काम के हैं तो नीचे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। ओके, फिर ये देखिए कॉरपोरेशन मीन्स बिजनेस वगैरह जो होते हैं उनके लिए एथिक्स कितना ज़रूरी है उसकी यहाँ पर बात करेंगे। ये एक स्टोरी है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और ना चाहें तो ना पढ़ें। ये देखिए, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर अमंग द प्राइमरी प्रिंसिपल्स विद इन द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लेड आउट इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन। तो अगर हम हर एक धर्म को देखें तो उसके अंदर ईमानदारी और इंटीग्रिटी, ये दोनों चीज़ें हर धर्म में मिलेंगी और प्राइमरी प्रिंसिपल्स हैं, एक आदमी के अंदर ये चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ओपरा विनफ्राई सम्स इट एट एप्टली। देखिए आप इनका नाम याद मत रखिए, लेकिन आप ये कोट जरूर याद रखिए। यह है रियल इंटीग्रिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग नोइंग दैट नो बडी इज़ गोइंग टू नो वेदर यू डिड इट और नॉट। तो जब कोई भी आपको ना देख रहा हो तब भी आप उस काम को अच्छा कर रहे हैं, वो होती है रियल इंटीग्रिटी। ओके, तो इसी को कहते हैं रियल इंटीग्रिटी। फिर आप अगर इथिक्स का कोई भी ऐसे लिख रहे हैं और उसके अंदर आप सिर्फ इस लाइन को यूज़ कर दें कि इथिक्स पेज, तो भी आपके नंबर्स में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, इथिक्स पेज को आप सबसे ऊपर लिखिए, उसके बाद अपना इथिक्स का ऐसे लिखना शुरू कीजिए। ये बात किसने कही आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत है तो आप रख सकते हैं, जॉन एस आर शड ने ये बात कही थी। ठीक है, फिर एक अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में ग्रोथ होती है, आपको पता है बिज़नेस का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी होता है, लेकिन इन दोनों के अलावा अ मेजर एजेंडा बीइंग एड्रेस्ड विद इन बोर्ड रूम्स इज़ अराउंड गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड एसोसिएट इथिकल फ्रेमवर्क। तो इन सब के साथ यार एक इथिकल फ्रेमवर्क की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी अनइथिकल तरीके से प्रॉफिट कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने बोर्ड रूम्स में जितने भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं उन सबको गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस और इथिकल फ्रेमवर्क के बारे में आगाह करते रहें। ठीक है, फिर ये देखिए द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये एक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने डिफ़ाइन किया है बिजनेस एथिक्स को और या कॉरपोरेट एथिक्स को एज द एप्लीकेशन ऑफ इथिकल वैल्यूज़ टू बिजनेस बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि आप अपने कस्टमर्स को झूठा प्रोडक्ट दिखा करके गलत चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अनइथिकल काम नहीं करना, उससे प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन आपका इथिकल जो करेक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाएगी। और राइट, फिर आप ये देखिए हम कर क्या सकते हैं कॉरपोरेट एथिक्स के लिए। तो सबसे बेसिक तो है कि हम एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करें। देखिए कोड ऑफ कंडक्ट हर एक सेक्टर में ज़रूरी होती है। कोड ऑफ कंडक्ट ये डिफ़ाइन करती है कि उसके मेंबर्स कैसे होंगे, उस कंपनी के उस कॉरपोरेट सेक्टर के मेंबर्स का जो चरित्र होगा, आचरण होगा, वो कैसा होगा, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट डिफ़ाइन करती है। विच कन्वेज द कंपनीज वैल्यू स्टेटमेंट, तो ये सब बताते हैं कि कंपनी की क्या वैल्यू रहेगी। देखिए वैल्यू मॉनेटरी टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं उस क्वालिटेटिव टर्म में बात कर रहा हूँ। एंड डिफाइंस द इथिकल फाउंडेशन ऑन विच डिसीजंस विल बी मेड टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और सॉरी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से पूरे किए जाएंगे वो सिर्फ इथिकल फाउंडेशन के थ्रू ही डिसाइड किया जा सकता है। आप अलग तरीके से उन चीज़ों को डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद ये चीज़ें ज़रूरी नहीं थी। देखिए यहाँ पर आइए, ये चीज़ आप देखिए, वारन बफेट का आपने नाम सुना होगा, एक बिजनेस टाइकून है। इनकी एक कहावत है, इन्होंने कहा
यू आर लुकिंग फॉर द थ्री थिंग्स जनरली इन ए पर्सन। आप एक पर्सन में सिर्फ तीन चीज़ें देखते हैं, वो है इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि कितनी है, उसमें एनर्जी कितनी है, और उसकी इंटीग्रिटी कितनी है। और अगर उसके पास ये लास्ट वाली चीज़ मीन्स इंटीग्रिटी नहीं है, डोंट इवन बॉदर विद द फर्स्ट टू, तो उसके पास पहले दो जो गुण हैं वो होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंटीग्रिटी की इतनी ज़्यादा योग्यता यहाँ पर बताई है कि अगर उनके पास इंटीग्रिटी नहीं है तो बाकी की दो योग्यताएं होने का भी कोई काम नहीं है। देखिए, इनको यूज़ कीजिएगा अपने एथिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं GS4 के, उनके अंदर, ठीक है। अब आप पूरा का पूरा इसको ऐसे तो नहीं छाप सकते ना कि पूरी मैगज़ीन आपने इस तरीके से छाप दी, ठीक है। अब बाकी हम इस जो है चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो भी कुछ था हमने थोरली डिस्कस किया है। ओके, लेकिन एक पॉइंट और था यहाँ पर, ये देखिए कि जो हम कर क्या सकते हैं। देखिए, बिल्डिंग ए टीम ऑफ एथिक्स काउंसलर्स, हम एक टीम भी बना सकते हैं एथिक्स काउंसलर्स की, जो कि आपकी कंपनी के मेंबर्स को बताएंगे कि एथिक्स किस तरीके से यूज़ करना है और कंपनी को इम्प्रूव कैसे करना है। तो हम एक एथिक्स काउंसलर भी यहाँ पर जो है उनकी टीम भी बना सकते हैं। ओके, अब ये देखिए गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स। इस आर्टिकल के अंदर बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हम गांधी जी के कुछ कथनों को यहाँ पर ज़रूर से देखेंगे, ठीक है। गांधी जी ने कुछ बातें कही हैं एथिक्स को लेकर के, वो बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, वो जो कोट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या बातें हैं देखते हैं। देखिए, पहली तो ये, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल लीडिंग मैन, मीन्स जो भी लीड करता है किसी भी पार्टी को, किसी भी तरह के लोगों को, उसकी ड्यूटी बनती है वॉट एवर देयर परसुएशन और पार्टी टू सेव गार्ड द डिग्निटी ऑफ इंडिया। तो ये वैसे पार्टी की बात की गई है, एक जो केंद्र में पार्टी होती है उसका मेन काम है कि वो डिग्निटी ऑफ इंडिया को सपोर्ट करे। ये बात गांधी जी ने कही थी जब उनका असैसिनेशन होने वाला था, उससे एक महीने पहले, ठीक है। दूसरी बात गांधी जी ने ये भी कही कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, वाट आई हैव बीन स्ट्राइविंग और पेनिंग टू अचीव दिस 30 ईयर्स, और मैंने इन 30 सालों में क्या अचीव किया, इज़ द सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये वर्ड इन्होंने यहाँ यूज़ किया कि मैंने आत्मनिर्भरता, सेल्फ रियलाइजेशन मैंने अपने अंदर झांका और उस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश की। टू सी गॉड फेस टू फेस, और जो ईश्वर है उसको फेस टू फेस जानने की कोशिश की। टू अटेन मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ये गांधी जी की बायोग्राफी में ये बात लिखी हुई थी, तो इन्होंने ये बात यहाँ पर भी लिख दी। द ब्रीच ऑफ वन रूल इनएविटेबली लीड्स टू द ब्रीच ऑफ अदर रूल। अगर आप अपनी ज़िंदगी के कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं और उनमें से आप एक रूल को भी तोड़ देते हैं, तो फिर आप बाकी सारे रूल्स भी तोड़ सकते हैं, उन रूल्स का भी कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी हु इनिशियली हेल्ड द व्यू डैट गॉड इज़ ट्रुथ। पहले गांधी जी सोचते थे कि भगवान ही सत्य है, लेकिन इन्होंने इसे बाद में रिवर्स कर दिया कि जो सत्य है वही भगवान है, वही ईश्वर है, ट्रूथ इज़ गॉड, देयर बाई असर्टिंग द सुप्रीमेसी ऑफ ट्रूथ। तो उन्होंने ट्रूथ की सुप्रीमेसी को सबसे ऊपर रखा। मीन्स अगर आप देखिए, ट्रूथ इज़ अ पार्ट ऑफ एथिक्स, अगर आपके अंदर ट्रूथ का पार्ट है तो आप थोड़े बहुत एथिक्स हैं, ठीक है। एथिक्स के अपने अपने पार्ट होते हैं। अगर आपके पास ट्रूथ है तो गांधी जी ने ट्रूथ को सबसे ऊपर रखा, ईश्वर से भी ऊपर। मीन्स ट्रूथ है तो ईश्वर है, ईश्वर है तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रुथ होगा ही होगा। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही थी। ऑइंस्टीन ने भी ये बात कही है कि इमेजिनेशन इज़ ग्रेटर दैन नॉलेज, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए। फिर ये न्यूटन का प्रिंसिपल दिया है, अगर हम इसे मेटाफोरिकल सेंस में यूज़ करें, जैसे दो पिंड होते हैं उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण लगता है, तो उसके ऊपर ये रूल था। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इज यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with the force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance their center। आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप फिजिक्स के जो है वो नहीं पढ़ा है, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत सारी कोट्स हो गई हैं लिखने के लिए। ओके ओके, अब आगे चलते हैं, कुछ और अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हों तो उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप सीधे यहाँ पर आइए। गांधी जी ने 7 सिंस बताए हैं। गांधी जी ने कहा है कि इस दुनिया में 7 जो बुराइयां हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप बिना वर्क के पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो फिर वो सिन है, वो पाप है। प्लीज़र विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट करेक्टर, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। मीन्स आप साइंस में तरक्की कर रहे हो लेकिन आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस,
पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स के बिना पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये 7 जो सिंस हैं वो गांधी जी ने बताए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के अनुसार 7 सिंस कौन कौन से हैं, उनके बारे में बताइए। फिर आप ये देखिए सिटीजन्स चार्टर के ऊपर यहाँ बात हुई है। क्या होता है सिटीजन्स चार्टर? देखिए किसी भी जो इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर दैट गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस के लिए 3 एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, वो हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स जो भी आप के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आपको ट्रांसपेरेंट रखना होगा, उनको उत्तरदायित्व बनाना होगा और उनकी एक रेस्पॉन्सिवनेस बनती है। सिटीजन चार्टर्स इनिशिएटिव इज ए रेस्पॉन्स टू द क्वेस्ट फॉर solving the problem which a citizen encounters day in and day out while dealing with the organizations। देखिए आप एक सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आपका काम एक दिन में नहीं हो जाता, आपको लगातार वहाँ के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर के आपका काम होता है, और वो भी पता नहीं चलता कि काम होगा या नहीं होगा। तो सिटीजन चार्टर इसी चीज़ को सुधारने का एक तरीका है, ठीक है, कि लोगों को बार बार जो है ऐसा फील ना हो कि हमने जो सरकार चुनी है वो गलत है। सिटीजन चार्टर एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि पब्लिक ऑफिसेज में लगा दिया जाता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्लस उनका जो ग्रीवियंस सिस्टम है, मीन्स आपकी शिकायत है कोई तो उसके लिए भी यहाँ पर एक नोटिस होता है। तो उसका सिटीजन चार्टर का काम होता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाना। ओके, उसके बाद ये देखिए इसके 6 प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने जीएस पेपर 2 में पढ़ लिया होगा। क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड्स, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये 6 प्रिंसिपल्स आप यूज़ करिए जब भी जो सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन है तब। ओके, इसके बाद इसमें यूएस के बारे में बताया गया है, इंटरनेशनल सीन यहाँ पर लिया गया है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यह है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आपको पता होगा कि पहले जो इंसान था उसने फायर का आविष्कार किया, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। उसी तरीके से बताया गया कि GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आज के ज़माने की फायर की तरह है। जिस तरीके से उस ज़माने की फ़ायर थी, आज भी अगर फायर को देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। फिर GIS एनेबल्ड सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, जैसे GPS है, तो ये सब GIS एनेबल्ड सिस्टम होते हैं। GPS का काम आपको पता है लोकेशन ट्रैक करना, और आपको सुविधाएं जो मिलती हैं वो सब GPS के थ्रू मिलती हैं। तो GIS है क्या? GIS और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ए कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा विद रिगार्ड टू पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है आपकी, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपके जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये आपको GIS की परिभाषा मिल गई कि क्या है GIS। एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह है, जैसे आपके मोबाइल में होता है। ये यूज़ करता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कैप्चर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, चेकिंग करने के लिए और डिस्प्लेइंग करने के लिए डाटा को रिगार्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर। किस तरीके से ये काम करता है? देखिए, सबसे पहले स्ट्रीट डाटा को उठाता है कि आपकी जो दुई बीमा में, ठीक है, 2D में पहले ये चलता है कि 2D में इस जो स्ट्रीट्स हैं वो कहाँ जा रही हैं। उसके ऊपर बिल्डिंग डाटा मीन्स अब 3D में भी ये डाटा को एनालाइज करना शुरू कर देता है। उसके बाद वेजिटेशन डाटा यहाँ पर आता है, और डाटा को इंटीग्रेट करने के बाद ये इन तीनों परतों को मिला करके एक आपके लिए अलग से जो आप जानना चाहते हैं डाटा स्टोर कर देता है। ये होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ओके, उसके बाद ये देखिए, विद एशिया पैसिफिक बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग GIS मार्केट, न्यू इंडिया इज़ लाइकली टू इमर्ज एज ए हब फॉर GIS एप्लीकेशन। तो इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू अब चेंजेस आने शुरू होंगे। हम क्या करते हैं, हेल्थ केयर जो सेक्टर में हेल्थ केयर जो प्रोवाइड करते हैं उसमें GIS का यूज़ कर रहे हैं। हम सोशियो इकोनॉमिक गैप्स को मिटा रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स की लाइफ को भी इम्प्रूव किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये सब GIS के काम है। फर्दर GIS इज़ ऑल्सो बीइंग वाइडली इम्प्लीमेंटेड एंड यूज्ड इन इंडिया फॉर क्रॉप एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ठीक है। तो क्रॉप और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए भी हम इसे यहाँ यूज़ करते हैं। एज द इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करती है मॉनिटर लैंड क्वालिटी, ह्यूमिडिटी, वेदर एंड क्रॉप हेल्थ यूजिंग एंटी इमेजनरी कैप्चर थ्रू GIS। तो GIS सिस्टम के थ्रू ही इंश्योरेंस सेक्टर प्रोवाइड किया जाता है। फिर सैटेलाइट डाटा भी यहाँ पर यूज़ होता है
प्रिसाइज एग्रीकल्चर करनी है, ओके, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करनी है, तो उस सब का यूज़ यहाँ पर होता है। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये यूज़ होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफेंस प्रोग्राम में और स्पेस प्रोग्राम में यूज़ होता है, स्पेस मिशंस में इसका यूज़ होता है, ओके। उसके बाद ये आपको नहीं पढ़ना, आरोग्य सेतु के बारे में बताया। देखिए, आरोग्य सेतु एक फ्लॉप ऐप के रूप में उभरा है। हालांकि ये गवर्नमेंट का ऐप था, इसीलिए इस मैगज़ीन में इसका बहुत ज़्यादा बढ़ावा किया है, पर मैं गारंटी देता हूँ कि ना तो आपने इसको आज तक ढंग से यूज़ किया होगा, ना ही आपको इसका कुछ फ़ायदा हुआ होगा। जीआईएस पर बेस्ड ही ऐप था, इसीलिए यहाँ पर ये एक अलग से चैप्टर बना दिया। कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में जानने की, कुछ काम में ये आया नहीं खास, ठीक है। तो ये जो है अच्छा नहीं निकला, आपका ऐप अच्छा नहीं था। उसके बाद ये मैगज़ीन आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ओके। ये कुछ आपकी पीएम के हाइलाइट्स हैं जो उन्होंने 15 अगस्त को कहे थे। तो ये हमने पूरी मैगज़ीन का यहाँ पर एनालिसिस कर लिया, ओके। तो ये मैगज़ीन आपकी सितंबर 2020 की ख़त्म हो गई। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऐसी अगली महीने में मैगज़ीन का एनालिसिस आपको प्रोवाइड होता रहेगा, ओके। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।